साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। दुश्मन को उड़ाने के संदर्भ में उनका संकल्प होता है, लेकिन कई बार इनको घर में चलने वाली चीजें बहुत निराश भी करती हैं कि जहां इतना ज्यादा बलिदान दिया जा रहा है देश के लिए, वहां घर में रहने वाले लोग क्या अपनी जो बे मिनिमम जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास भी कर रहे हैं क्या? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ इस चर्चा में हैं। जनरल शिवाच, आज एक बार फिर से सर आपकी मूंछें तो हम लोगों को और जोश से भर देती हैं। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ कैप्टन श्याम भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य भी हैं, जिनके साथ आप प्रतिशोध लगातार देख रहे हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है, खासतौर से जब वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो लोग कहते हैं सर मुझको मिलते हैं ऐसे लोग कि मेजर आर्य जिस तरीके से संभालते हैं ना पाकिस्तानियों को, वही ट्रीटमेंट चाहिए सर, उनकी दवाई तो वही है। लेकिन आज हम समझेंगे कि उस समय क्या दवाई दी गई थी करगिल में। उस ऊंचाई पर जब दुश्मन बैठा हुआ था, उसके पास ये एडवांटेज था कि वो ऊंचाई से हमको देख सकता था, और हमारे साथ ये चुनौती थी कि हमने एक बार फिर से पीठ में छुरा खाया था, क्योंकि ये तय हुआ था कि उन जगहों पर जिन जगहों पर दोनों ही तरफ से अगर डिप्लॉयमेंट होता है तो जाने जाती हैं, कहा जाता है कि माउंटेन ईट मैन, तो क्यों उनको और ज्यादा जाने लेने का मौका दिया जाए। तो एक काम करते हैं, दोनों ही लोग वहां से वहां पर एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं बनेंगे। लेकिन तभी पाकिस्तान ने वहां वो शुरू कर दिया जो पाकिस्तान की फितरत है, धोखा देना। भारत ने इस धोखे को पकड़ा, तब तक कुछ देर हो चुकी थी और एक बड़ी चुनौती सामने थी। फिर क्या हुआ, आइए जरा उस समय के हालात कैसे ये शुरू हुआ, यहां से इस चर्चा को शुरू करते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से ही इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, ये सोचा था हमने कि वैसे हमने क्यों इस बात को ग्रांटेड लिया कि पाकिस्तान जैसा देश हमको धोखा नहीं देगा? दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना कि पाकिस्तान हमें धोखा नहीं देगा, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते और हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है वो धोखे की ही है और उसके ऊपर हमें विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। और आज ही नहीं, 1947 से हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और बल्कि मैं कहूँगा आज की तारीख में नामुमकिन है, जिस प्रकार से उनकी सोच है। जहाँ तक कारगिल का सवाल है, ज़रूर 1998 के न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, 1999 में लाहौर यात्रा के बाद ज़रूर लग रहा था कि हो सकता है, जिस प्रकार से भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी है, और बार बार जिस तरह उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि पड़ोसी को बदली नहीं किया जा सकता, पड़ोसी तो पड़ोसी ही रहेगा और उससे अच्छे व्यवहार है। लेकिन उसकी फितरत सामने आए, क्योंकि उन्हीं के प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ, उन्हें भी नहीं, शायद आज लग रहा है, वो बार बार कहते थे कि मुशर्रफ ने उन्हें नहीं बताया। जो आपने कहा ना सर, मुझको लगता है यहीं पर वो बात छिपी हुई है। फितरत में ही सब कुछ छिपा हुआ है। भारत की फितरत ऐसी है कि बहुत क्रोध आने के बावजूद भी, बड़ा खतरनाक दुश्मन होने के बावजूद भी उसमें कहीं दया रह जाती है। इसीलिए रावण को मारने के बाद भी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ सीख लो, ये प्रकांड पंडित भी रहा है, इससे पूछ लो कि क्या किया जाना चाहिए। ये समझना चाहूंगा जनरल मेस्टन, ये लेकिन अब तो इसको छोड़ना पड़ेगा सर। अब ये दया भाव, एक बढ़िया शत्रुबोध कि ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा दोस्त है, एक तो ये होना चाहिए, उसके बीच में कहीं एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे, जो जिसकी फितरत एक बार समझ जाओ, वंस अ पाकिस्तान ऑलवेज अ पाकिस्तान, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दिनेश, पहली बात जो आज आपने इंट्रोडक्टरी दिया है, मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा कि आपने हम सब के अंदर बहुत जोश लेके आ गए हैं, और आपने जो एक एक शब्द बोला है, बहुत ही बेहतरीन शब्द बोला है। और जब आप बोल रहे थे, हम सब में वही जज्बा आ रहा था, क्योंकि आपने बोला सेना में क्या चीज है वो जो जवान को या एक ऑफिसर को मोटिवेट करती है, ना अपनी वो जान देखता है ना कुछ, वो सिर्फ देश को करते हुए आगे बढ़ता है। आपने जो सवाल उठाया, पहली बात, पाकिस्तान पे तो बिल्कुल भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, कारण उनकी ब्लड के अंदर है डिसीट और डिसेप्शन, धोखेबाजी, वो उनका ब्लड है। और आपने देखा बस डिप्लोमेसी के साथ हमारे उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कितना धोखेबाजी की। और जब पाकिस्तान में बोलता हूं, मैं सिर्फ बोलूंगा पाकिस्तान की सेना और खासकर उनकी जो टॉप लीडरशिप है, और साथ में उनके साथ जो ISI है, पाकिस्तान का वो वर्णन है। पाकिस्तान के ऊपर हमें उनकी सेना पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का, आपने आसिम मुनीर का भी स्टेटमेंट सुना था, क्या उसका इरादा था? भारत को तोड़ना,
क्या बोल के कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, कश्मीर एक हमारी जुगुलर वेन है और हिंदू मुसलमान साथ कभी रह ही नहीं सकते। क्यों बोला उसने स्टेटमेंट? और ये जो पहलगाम में टारगेटेड किलिंग की है उसका भी मकसद यही था कि लोगों के अंदर फूट आए और भारत में कॉमनल राइट्स होने चाहिए जो अंग्रेजों ने 1947 में कराया। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान का तो ये स्टेटेड स्ट्रैटेजी है, बहुत क्लियर है, वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान को बिल्कुल अभी उसके चुंगल में नहीं फंसना चाहिए, उसकी धोखेबाजी में। और अब जो भारत ने एक न्यू नॉर्मल डिफाइन कर दिया है, खासकर हमने इतने युद्ध कर लिए पाकिस्तान को, हर बार उसे धोखा दिया है। देखिए इस टाइम पे उसने धोखा दिया है, पहलगाम में भी हमने धोखा दिया, कितना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एकदम उसने पहलगाम। बड़ा टाइट रोप वॉक है सर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये एक तो हमको उसके चंगुल में इतना नहीं फंसना कि हमारी जो ये तरक्की की रफ्तार है उससे उलझने के चक्कर में कहीं हम अपनी तरक्की की रफ्तार को पीछे करें, लेकिन साथ में ये भी कि पहले हम कहीं जो डिली डॉली रहे हैं उसको लेकर अब हमको फर्म हो जाना है, हमको बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ, और इसीलिए ये न्यू नॉर्मल अब ये डिफाइन कर दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अब पहले जैसे वॉर की, फुल स्केल वॉर की शायद हमें आवश्यकता भी नहीं है। यहीं बैठे बैठे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऊंचाई में जाएंगे, अपनी मिसाइलें वहां फेंकेंगे और उधर जिसको मेजर गौरव आर्य कहते हैं हर हर महादेव हो रहा होगा। लेकिन ये क्या हमेशा के लिए, क्या अब वाकई हम उससे आगे बढ़ गए हैं कि फुल स्केल वॉर जैसी नौबत अब नहीं आएगी? क्या वाकई ऐसा होगा कि हम अपनी तरक्की पे पूरा फोकस करते हुए बीच बीच में जहां इनको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, दवाई और डोजेस की जरूरत होगी, वो देंगे और आगे बढ़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, क्या अब हम फुल स्केल वाली नौबत पर नहीं जाने वाले कभी? दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डिस्टिंग्विश पैनल आपने इकट्ठा किया है और जो बातें अभी तक आई हैं दोनों जनरल्स के पास से वो वाकई मोटिवेट करने वाली है। मैं भी रोमांचित हो उठा था, लेकिन एक बात जो आपने सवाल पूछा है उसका सीधा आंसर यह है कि अब सिर्फ 3 आधार पर लड़ाई होगी। पहला आधार ये होगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसमें कि आपकी कोई जनहानि नहीं हो, आपके यहाँ कुछ भी नहीं हो और आप दुश्मन को मार सकें, सही सबक सिखा सकें। और दूसरा होगा प्रिसिशन स्ट्राइक, जिसको मारना है उसको मारेंगे। कोलैटरल डैमेज होता है तो आजकल के कनेक्टेड वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत ज्यादा उसकी चर्चा होती है, डिप्लोमेटिक तरीके से आप लूज करते हैं। इस बार देखिए ऑफ सिंदूर में आपने देखा होगा देयर वाज नो कोलैटरल डैमेज। इवन इन कारगिल जब हमने जाके मिराजेस यूज किए और LGBs यूज किए और जब उनके बंकर बस्टर्स बॉम्ब वहां जो बंकर में बैठे हुए थे उनको मारा और उनके एम्युनिशन के डिपो को मारा, इंटरडिक्शन किया, उसके बाद से हमारी सेनाएं आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये दूसरा एक युद्ध हमारे भीतर भी चलता है, कॉन्फ्लिक्ट इस बात का कि हमको अपने शत्रु के साथ बर्ताव कैसा करना है। और ज्यादातर वो मोहम्मद गौरी से लेकर आज तक का अगर आप इतिहास देख लें, ज्यादातर समय हमारी दया करुणा ही हमारे लिए कहीं पैर की बेड़ी बनी है। ये जो हम कहते रहे ना कि परोपकाराय फलंति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय मिदं शरीरम, इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये श्लोक हमारा वहीं तक है जहां वो दूसरे लोग जो हैं वो परोपकार किए जाने लायक हैं। जहां पर ऐसा नहीं है वहां आपको बहुत ही क्रूर होकर अपने दुश्मन से निपटना भी होगा। क्या वो बात भी अब हम धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आ गए हैं जनरल सिवाज? देखो, हमने लेसन सीखे हैं लड़ाइयों से। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखें, यही किसी समय सोचा गया था कि मैन ऑन ग्राउंड की कोई वजह अब नहीं है, कन्वेंशनल वारफेयर नहीं होगा, शॉर्ट एंड इंटेंस वार होगा और इन्फेंट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, मगर उसके विपरीत हुआ। आज की तारीख में आपको पता है रूस में कॉन्स्पिरेशन जो आर्मी थी वो लड़ नहीं पाई, उनको अपना मिड कोर्स पे सब कुछ चेंज करना पड़ा। आप देख लें चीन के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। गलवान में जब वो आए तो उनकी कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी, हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमने 100 से ज्यादा उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये सोचना कि कहीं ना कहीं फोकस बिल्कुल हमारा शिफ्ट हो जाना चाहिए, मुझे लगता है उससे हमारी कहीं ना कहीं। आप ये कह रहे हैं सर कि आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत पानी बह गया नदी में, आप कह रहे हैं कि बहुत बारूद उड़ गया और अब चीजें बहुत बदल गई हैं। मेजर गौरव आर्य को थोड़ा मैं आपके पास लौटूं सर, दोबारा आता हूं, एक फर्स्ट राउंड आप सबसे रिएक्शन ले लूं। मेजर गौरव आर्य, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये अब भारत जो है कम से कम उसका दयावान होना, उसका करुणामय होना, उसके लिए जो परेशानी का कारण बनता रहा है, अब हम ये समझ चुके हैं क्या कि जो आदमी जैसा दिखता है वो जरूरी नहीं है कि इंसान हो? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई में कोई दया या करुणा का कोई स्कोप होना चाहिए। आप पहले पहचान लीजिए वो आपका दुश्मन है कि दोस्त है। अगर दुश्मन है तो दुश्मनों जैसा व्यवहार हो, दोस्त है तो दोस्त जैसा व्यवहार हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है,
हम लोग बहुत डिफेंसिव लोग हैं दिनेश, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हम लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव किस्म के लोग हैं। हम लोग ये वेट करते हैं कि पहले पाकिस्तान हमला करेगा, फिर हम जवाब देंगे, और फिर हम कहते हैं देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया। जब पाकिस्तान ने हमला करा, आपने परमिट करा पाकिस्तान को हमला करना, आपने उसके हौसले बढ़ाए। उसको ऐसा लगता है कि या तो आप जवाब देंगे नहीं क्योंकि आपका अतीत ऐसा रहा है कि आपने जवाब नहीं दिया, या फिर पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर जवाब आएगा तो ऐसी मिला जुला सा आएगा। तो ये क्लियर कर देना है पाकिस्तान को कि देयर विल बी अ प्राइस टू पे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आखिरी चीज, कि वॉर इज नॉट ऑनरेबल, इट इज ओनली द कंडक्ट ऑफ सोल्जर्स दैट इज ऑनरेबल। वॉर ना कभी ऑनरेबल था ना है, कंडक्ट ऑफ सोल्जर्स इज ऑनरेबल। वो दोनों में फर्क हमें पता होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इफ यू नीड टू हिट बिलो द बेल्ट, यू हिट बिलो द बेल्ट। यू नीड टू हिट हिम व्हेन ही इज स्लीपिंग, यू हिट हिम व्हेन ही इज स्लीपिंग। आज की तारीख पर टुडे इज द बेस्ट डे व्हेन पाकिस्तान इज डूइंग नथिंग, बट हम लोग वेट कर रहे हैं। आपने देखा ना, आपने अपनी शो में प्रतिशोध में दिखाया था, राइट? मुरीद के में मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर में फिर से आबाद हो रहे हैं, और हम लोग क्या वेट कर रहे हैं? अगली बार कश्मीर में अटैक होगा, फिर देखना। बेहतर जो कह रहे हैं कि कई चीजें तो बदल गई, जैसे अब एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, बहुत कुछ और ओवरनाइट बदले जाने की जरूरत है। और उसी में एक ये भी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगर जरूरी होगी तो हम इजराइल की तरह आगे बढ़कर ये करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। अब ये कैप्टन शर्मा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या हमारी, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी अगर वहां पर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है बांग्लादेश में, तो वहां बेशक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो, भारत के अगेंस्ट हो जा रहा हो, हम वहां डॉक्टर पहुंचाने, वहां दवाइयां भी पहले हमने पहुंचाई, हमारा यह स्वभाव है। क्या अब इन चीजों को लेकर भी वंस एंड फॉर ऑल चीजें बदलने की बात अब की जानी चाहिए? दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, एंड विद ऑल द सीनियर्स ओवर हियर। एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं पूरे, वेदर इट वाज कारगिल और वेदर इट इज ऑप सिंदूर, हमारी पॉपुलेशन को ये मालूम नहीं है कि नेवी जो ऑपरेट कर रही है, जो आपकी आई साइट और आपकी सोच से भी आगे ऑपरेट कर रही है, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन हाई सीज, तो पता नहीं लगता है नॉर्मली कि हो क्या रहा है। कि आर्मी और नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स का तो पता लग जाता है, बट जो नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, अगर दिनेश जी वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता। ये कैप्टन साहब का दर्द है, देखिए। नो, मैं बता रहा हूँ आपको, दर्द है कि ये हमारी पॉलिटिकल जो है नेवी का, वो मिला नहीं है कि ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिन्होंने बचा लिया इनको। वरना ये कराची ऑनवर्ड्स, गौरव आर्या यहाँ पे खड़े हैं, आपको मालूम है कि पूरी इंडियन नेवल फ्लीट वाज डिप्लॉयड विद द एयरक्राफ्ट कैरियर। इंतजार था सिर्फ एक क्लियरेंस का। यहां से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, यू हैव अ फ्री हैंड, बट यू डोंट हैव अ फ्री हैंड फॉर सच अ बिग कोलैटरल। यू सी, जब नेवी का अटैक होगा, जब ब्रह्मोस निकलेंगे शिप से, वो इतना बड़ा मिसाइल है, वो एयरक्राफ्ट वाला मिसाइल नहीं, छोटा वाला, जो सर बोल रहे थे प्रिसिशन स्ट्राइक, जो मेरी स्ट्राइक, जो मतलब जो नेवी की स्ट्राइक जाएगी, वो सिर्फ कराची के टाइम पे भी 1971 आग लगती है तो दिनों के लिए लगती है, फिर वो बुझाई नहीं बुझती। और अब जो हमारी आर्मामेंट है, जो मिसाइल्स हैं, इतने डेवलप्ड हैं कि इतना जबरदस्त भारी नुकसान होता, फिर ये वॉर शायद आउट ऑफ कंट्रोल होता। तो विजय दिवस जब हम याद कर रहे हैं 26 जुलाई, तब हम ये असल में देख रहे हैं, आप नेवी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो पूरे माइट और रूथलेसनेस के साथ भारत कभी गया ही नहीं है, वरना अगर नेवी को मौका मिल जाएगा, अभी बहुत सारे ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जो भारत ने रखे हुए हैं। लेकिन एक बात, करगिल के पहले और करगिल के बाद और करगिल के दौरान चीजें क्या थीं, पहले क्या थीं और क्या बदली हैं, जरा ये भी समझा जाए। कैप्टन श्याम, आप क्या मेजर चीजें बदली हुई देखते हैं पहले और अब में? धन्यवाद, जय हिंद, सनो वरुणा। लेसन फॉर लेसन की बात कर रहे हैं आप, और आज की इंटेंशन की बात कर रहे हैं आप, दोनों मैं कवर करता हूं। देखिए, 71 के बाद से कोई लड़ाई ऐसी नहीं हुई जहां हमने सभ्यता नहीं दिखाई। भारत की शक्ति 3 है, इकोनॉमी, मिलिट्री और सभ्यता। हम सभ्यता से लड़ते रहे। दया का मतलब हमने अब चेंज किया है, वो उसका नाम रखा है हमने अब रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, लिमिटेशन। और वो क्या थी? LOC क्रॉस नहीं करते हुए भी वो सब हासिल करना जो हमारी पॉलिटिकल विल और हमारे देश के लिए जरूरी है। तो ये है आज का इंटेंशन। क्या हुआ? हमने 71 के बाद से कभी भी जो भी स्ट्राइक्स की हमने रिस्ट्रेन में की,
हमारे राजनाथ सिंह को 10 बजे सुबह 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सारे जवान सुरक्षित वापस हैं, हमारा सारा मिशन कंप्लीट हो गया, आप कश्मीर जाके सेना के लोगों से मिलिए। ये क्या था? क्योंकि हमारे सैनिक वहां और कुछ करने के लिए बेताब थे और देश को हमें समझाना पड़ा अगले 15 दिनों तक कि हमने क्यों रोकी लड़ाई, सभ्यता के लिए रोकी। एलओसी की बात कर रहे हैं तो समुद्र में कोई एलओसी होता नहीं, 12 नॉटिकल माइल का होता है। हमारे मित्र ने अभी बताई आपको, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से हम चाहते तो निस्तनाबूद कर देते। एक एक शिप में 16-16 लंबे मिसाइल ब्रह्मोस लगे हुए थे और ऐसे 20 शिप खड़े थे एक साथ, मिग 29 रैम्पेज के साथ मरना रहा था गुजरात के ऊपर। क्या क्या कमी थी हमारे पास, लेकिन हमने सभ्यता दिखाई। आज का भारत यह है कि दया को हमने रेस्ट्रेन में कन्वर्ट किया है। एक और बात कहूंगा, पहले हम एफआईआर करते थे, पहले हम यूनाइटेड नेशन जाते थे, हम लोगों को बनाते थे, अब हमने जज का रोल ले लिया है। अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन अगर उसके पास टीथ नहीं है तो हम खुद अकेले लड़ने के लिए तैयार है। हमने अब कहा है कि जब भी तुम कुछ करोगे एक्ट ऑफ वॉर को मान के हम अटैक करेंगे और तुम्हें मारेंगे। हम ही जज हैं, कोई विटनेस नहीं, कोई जजमेंट की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मारेंगे। एक बात कहता हूं जाते जाते, अभी जाना नहीं है सर आपको, प्लीज अभी रुकिए। और ये आपने जो बातें कही है सर, क्या बात है, मेरा तो ताली बजाने का दिल कर रहा है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, एक बात, वो जो पॉजिटिवली भारत ने चीजें बदली और आज भारत आपको उन मामलों में बेहतर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के पार्लेंस में बात कर रहा हूं, और वहां जहां आज भी आपको लग रहा है कि यार ये क्यों है, इसको तो बदलना चाहिए था अब तक, क्या दो चीजें हैं जो आपको लगता है? देखिएगा, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है दिनेश, हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस वॉरफेयर है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने आउटसोर्स किया अपना एयर डिफेंस, पूरा आउटसोर्स किया चीन को, कि चीन के हथियारों के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे और यकीनन पाकिस्तान सोच रहा होगा कि वो बेफिक्र से रह सकता है। लेकिन हमारे ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से बिल्कुल पेनिट्रेट करके उनके सारे जितने भी आतंकी गढ़ थे उनको बर्बाद किया, उसके बाद जिस प्रकार से एयरफील्ड पे स्ट्राइक्स किए उनको बर्बाद किया, ये साफ दर्शाता है कि अपना जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो बहुत ऊंचा हो गया है। अब सवाल ये है सर कि ये पहले हम अगर ये मानते थे कि वन फ्रंट इज दिस, वन फ्रंट इज दिस, अब मुझको ये लग रहा है कि अगर ये चाइना और पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है अब ये मिल गया है आपस में, मतलब ये अब अलग अलग गिने जाने की बजाय इसको एक साथ माना जाना चाहिए। वैसी स्थिति में क्या ये चैलेंज हमेशा से रहा है जनरल मिस्टन, ऐसा ही फ्रंट रहा है ये, या अब ज्यादा ये मिल गया है और अब ज्यादा खतरनाक हमारे लिए इसका मिलना हो गया है? दिनेश, देखिए, साफ जाहिर है कि ये फ्रंट पहले भी थे, 2 फ्रंट, लेकिन अब वो बहुत बढ़ गया है, अब वो ऑन ग्राउंड दिखने लगा है। और खासकर ऑप सिंदूर के सामने आपने देखा है कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन था चाइना का, काफी हद तक उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है, उन्होंने सैटेलाइट मॉनिटरिंग की है, उनको कम्युनिकेशन इनपुट दिया, सब कुछ दिया है। सवाल ये उठता है कि भारत को अभी जब ये थ्रेट्स हैं तो क्या करना चाहिए। ये आपने एक और सवाल उठाया था, मैं एक और बोलना चाहूंगा। देखिए, हमने बहुत डेवलपमेंट की, आत्मनिर्भर भारत, तरक्की वगैरह कर रहे हैं टेक्निकल, लेकिन सबसे पहले भारत में एक आना चाहिए स्ट्रैटेजिक कल्चर। हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, टॉप इकोनॉमिक लीडरशिप है, और जितनी भी लीडरशिप होती है, मिलिट्री लीडरशिप तो करती है, एक स्ट्रैटेजिक कल्चर इस देश में बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक बड़ा मसला है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। भारत को रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, और ये जब मेजर गौरव आर्य कहते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो, वो 4 कुमाऊं रेजिमेंट और इस समय तो 2 हमारे साथ कुमाऊं रेजिमेंट के हीरोज हैं, मेजर आर्य हैं और जनरल कुलकर्णी हैं, तब ऐसे में जब इसका सूत्र वाक्य है पराक्रमो विजयते, अब मुझको लगता है प्रियम्पशन विजयते भी एक इसके साथ शामिल कर। सर, ये क्या इसमें कोई दिक्कत है? हम क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं ये? नहीं दिनेश भाई, ऐसा है कि हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने भी बड़ा सुना था फौज में, long before when I was there in the army, that we are not an expeditionary army. हम बड़े गर्व के साथ दुनिया, not only the army, everybody in India says with a great deal of pride कि हमने कभी किसी देश पे हमला नहीं करा, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों नहीं करा। हमें करना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट, सी, आपको सर ने बोला ना, जनरल मस्टन ने एक बहुत प्यारी बात बोली है। देखिए, या तो आप चेस बोर्ड ले करेंगे या आपका एनिमी चेस बोर्ड ले करेगा। आप पहले क्लियर हो जाइए, या तो पाकिस्तान हमला करेगा, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। 1947-48 में यही हुआ,
1965 में यह हुआ, 1971 में भी यही हुआ, ऑपरेशन चंगेज खान, 1999 कारगिल में भी यही हुआ, कश्मीर में जब आतंकवाद हुआ तब भी यही हुआ, पंजाब में आतंकवाद हुआ तब भी यही हुआ, अभी भी पहलगाम हुआ तब आप You are always reacting because you have been told that boss we are not an expeditionary army, हम लोग पहले हमला नहीं करते, और हमने अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड पे जाके बैठा दिया कि जो पहले हमला करता है वो गलत है। क्यों गलत है भाई? आपका दुश्मन है, अगर आप पहचानते हैं दुश्मन है, ठोकिए जाके उसको, ठीक है? आप उसको रिएक्ट करवाइए, आप उससे रिएक्ट करवाइए, वरना वो आपसे रिएक्ट करवाएगा, ठीक है? जब आप पहल करते हैं तो इट इज एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। जब आप रिएक्ट करते हैं उसको पता है आप रिएक्ट करने वाले हैं। नहीं, लेकिन हमारा जो इतिहास रहा है जनरल सिवाच, वो तो ये रहा है, मतलब अगर हम मुगलों के पहले चले जाएं, खासतौर से अंग्रेजों और मुगलों के दौरान जरूर बहुत कुछ यहाँ घालमेल हुआ है, हमारी शायद कई चीजें बदली हैं। हमको केवल ये बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, ये लोगों को भुला ही दिया गया। मतलब हमको वो एक गाल के बाद दूसरा गाल